स्टॉक मार्केट इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज है कि कई बार इसको ऑनलाइन सीखने में आपको समस्याएं होती हैं। लेकिन आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे, एन नंबर ऑफ पीपल होंगे। तो मैंने ये जो प्रयोग शुरू किया है, इसमें मैं वन टू वन सिखा रहा हूँ। वन टू वन सिखा के ये वीडियोस आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। और चूंकि मैं वन टू वन सिखा रहा हूँ, तो जो कॉमन क्वेश्चंस हैं वो सामने वाला कॉमन क्वेश्चंस मुझसे पूछ रहा है, और वो कॉमन क्वेश्चंस आपके भी हो सकते हैं। तो लोगों के कमेंट्स जिस तरीके से आ रहे हैं, वो मज़ा आ रहा है देख करके। तो हम लोग 7 दिन में लर्निंग चैलेंज के आज डे 3 पर हैं, जिसमें डे 1 पर हमारे साथ विशाल सिंह जी थे। जो डे 2 पर नहीं आए, तो डे 2 पर सिमरन जी आई। डे 2 की बजाय उनको डे 1 फिर से मुझे सिखाना पड़ा। तो आज तीसरा दिन है इस 7 डेज चैलेंज में। तीसरे दिन में सिमरन जी आज फिर उससे देखते हैं मेरे साथ रहती है कि नहीं रहती हैं। रहेंगी ऑब्वियसली, और हम लोग आगे सीखने का प्रयास करेंगे। आप भी सीखना चाहते हैं मेरे साथ वन टू वन, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए वन टू वन। मैं आप में से किसी एक को सिलेक्ट करूंगा, और जब सिमरन जी के 7 डेज चैलेंज कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर मैं आपको भी सिखाऊंगा वन टू वन एलटीपी कैलकुलेटर इंट्राडे ट्रेडिंग। साथ ही साथ अगर मैंने आपको वन टू वन एलटीपी कैलकुलेटर इंट्राडे से ट्रेडिंग सिखाया, अगर आप कम्युनिटी मेंबर नहीं है, तो ऐसे केस में हम आपको कम्युनिटी की मेंबरशिप एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। और अगर आप कम्युनिटी मेंबर हैं, तो ऐसे केस में हम आपकी कम्युनिटी की मेंबरशिप की फीस वापस कर देंगे, अगर आपने वन टू वन 7 डेज चैलेंज एक्सेप्ट करके सीख लिया तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इन्वेस्टिंग रेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स में वन टू वन लिखना बिल्कुल मत भूले। साथ ही अपने रिलेटेड सवाल लिखना भी बिल्कुल मत भूले। चलिए बात की शुरुआत करता हूँ। कैसे हैं आप सिमरन जी? मैं बढ़िया सर, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। तो पहला दिन जो सिखाया वो समझ आया। हाँ जी। आज दूसरे दिन के लिए तैयार हैं आप? हम्म, चलिए, तो अब हमको ये पता है कि बेसिकली बाजार जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो आपके कॉल ऑप्शन के प्राइसेस बढ़ेंगे, और जब नीचे की तरफ मूव करेगा तो आपके पुट ऑप्शन के प्राइसेस बढ़ेंगे। हाँ जी। मार्केट में स्पॉट के साथ ये जो बीच में आप देखिए देख रही है ना 25,073, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? और स्पॉट। तो बाजार में स्पॉट के साथ साथ ये स्पॉट लिखा हुआ है। तो बाजार में स्पॉट के साथ साथ फ्यूचर की भी प्राइसेस होती हैं। यहाँ देखिए फ्यूचर लिखा हुआ है, दिख रहा है फ्यूचर? हाँ हाँ। फ्यूचर की भी प्राइसेस होती हैं। जो निफ्टी होती है, उसके आप सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में ट्रेड कर सकती है, ना कि स्पॉट में ट्रेड कर सकती है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, और मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, यानी कि जितने भी इंडेक्स होते हैं, उसके हम्म, आप फ्यूचर पर ट्रेड कर सकती हैं, स्पॉट पे ट्रेड नहीं कर सकती। ठीक है। या फिर फ्यूचर या फिर ऑप्शन, उसके स्पॉट को आप ट्रेड नहीं कर सकती, ये नहीं खरीद सकती। आप 25,064 नहीं खरीद सकती। आप क्या खरीदेंगी? 25,116। आया समझ? ठीक है। हाँ। ये मैं बैंक निफ्टी लगाता हूँ, आप मुझे बताइए बैंक निफ्टी में आप क्या खरीद सकती हैं, क्या नहीं खरीद सकती हैं, बताइए। 56,867। 867 खरीद सकती हैं, और ये हाँ, 732 ये नहीं खरीद सकती, ये स्पॉट नहीं, नहीं खरीद सकती। स्पॉट नहीं खरीद सकती। इसी तरीके से मैं मिड कैप निफ्टी लगाता हूँ, इसमें बताइए। 13,076 खरीद सकती हूँ, फ्यूचर खरीद सकती हूँ। फ्यूचर खरीद सकते हैं, स्पॉट नहीं खरीद सकते। मतलब समझ में आ गया? जो हाँ इसका जी। स्पॉट होता है उसमें ट्रेडिंग नहीं होती है, इसके ठीक है। फ्यूचर में ट्रेडिंग होती है। अब फ्यूचर की ट्रेडिंग कैसे होती है? सिमिलर टू स्पॉट, यानी कि अगर आपको खरीदना है 25,066, सपोज करिए कि निफ्टी है, अभी चल रही है 25,066, है ना? मान हाँ लीजिए कि आपको खरीदना है इसको जब ये 25,060 आएगी, तो ये यहाँ तो वैल्यू स्पॉट की लिखी हुई है हाँ। 25,060। तो जब 60 आएगी तो खरीदना है, तो जब 60 आएगी तो आप उसका फ्यूचर खरीद लीजिएगा, जो भी चल रहा होगा वैल्यू, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। आया समझ? जैसे देखिए हाँ। 61 आ गया ना, अब जो भी फ्यूचर चल रहा है, 120 फ्यूचर चल रहा है, खरीद लीजिए। ठीक है। आया समझ? देखिए अभी हाँ जी। 60.80 चल रही है ना। हम्म। अब जो भी खरीदना है, जो भी वैल्यू चल रही है, जहां भी फ्यूचर में दिखाई दे रहा है, एट द सेम टाइम आप वो फ्यूचर खरीद लीजिए। इसी तरीके से ठीक है। बेचने का भी है, यानी कि आप स्पॉट देख रहे हैं, लेकिन आप ट्रेड कहाँ कर रहे हैं? फ्यूचर में। फ्यूचर में। आया समझ? हाँ जी। या फिर आप ट्रेड कहाँ कर रहे हैं? ऑप्शन में। या तो इसका प्रीमियम खरीदेंगे आप। ठीक है। समझ में आया? हाँ हाँ। या तो आप फ्यूचर खरीदेंगे, या तो इसका प्रीमियम खरीदेंगे। अब दोनों में अंतर क्या है? फ्यूचर खरीदना और उसके प्रीमियम को खरीदने में क्या डिफरेंस है, ये भी समझना जरूरी है ना? हाँ तो जी। यहां पर देखिए सेंटर में लिखा हुआ है एक लॉट साइज। लॉट दिख रहा है आपको? हाँ। लॉट कितना लिखा हुआ है? 75। 75। ये सबका अलग अलग होता है। बैंक निफ्टी का लॉट देखिए, बैंक थर्टी निफ्टी का फाइव लॉट 35। इसी तरीके से फिन निफ्टी का लॉट देखिए, 65। 65। मिड कैप निफ्टी का लॉट देखिए। 140। अब इसी तरीके से किसी स्टॉक्स में आ जाए, जैसे ये एंजल वन स्टॉक है, इसका लॉट। 250। एंजल वन में आप फ्यूचर भी खरीद सकती हैं, स्पॉट भी खरीद सकती हैं।
ऐसा क्यों? क्योंकि ये स्टॉक है, ये शेयर्स हैं, ये इंडेक्स नहीं है। इंडेक्स सिर्फ चार है, निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी। अगर आप जाएंगे बीएसई में तो सेंसेक्स और बैंक एक्स, ये सब इंडेक्स है ना। हाँ जी। इंडेक्स और स्टॉक्स में डिफरेंस होता है, स्टॉक्स इंडिविजुअल होते हैं और इंडेक्स स्टॉक से मिलकर बनते हैं। ठीक है। आया समझ? हाँ जी। इंडेक्स स्टॉक से मिलकर, स्टॉक क्या है, अडानी इंटरप्राइजेस अपने आप में एक इंडिविजुअल एंटिटी है, लेकिन अडानी इंटरप्राइजेस या फिर जैसे अंबुजा सीमेंट है, अपने आप में एक इंडिविजुअल एंटिटी है। या फिर जैसे सपोज करिए कि एयू बैंक है, अपने आप में एक इंडिविजुअल एंटिटी है ना। लेकिन एयू बैंक जैसे सारे बैंकिंग वाले एंटिटी को एक साथ मिला दिया जाए, एयू बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और जितने भी कोटक बैंक, जितने भी बैंक है, सारे बैंक को एक साथ उठा के रख दिया गया और उनका एक एक टीम बना दिया गया। तो उस टीम को क्या बोला हमने, बैंक निफ्टी। आया समझ? हाँ जी। समझ गई? हाँ, क्या समझ में आया? कि ये जितने भी एक मतलब एक एंटिटी के होते हैं, उनका एक नाम दे दिया गया बैंक निफ्टी, तो हाँ, बैंक निफ्टी वो बैंकिंग सेक्टर के सारे स्टॉक्स। बैंकिंग सेक्टर के साथ जाते हैं। इसी तरीके से फिन निफ्टी किस सेक्टर के हो सकते हैं? ये जितने भी फाइनेंशियल कैपिटल वाले। फाइनेंशियल कैटेगरी के। इसी तरीके से मिड कैप निफ्टी, जो भी मिड कैप, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तीन तरह के स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। जिनकी हाँ। कैपिटलाइजेशन, जिनकी वैल्यूएशन मार्केट में एकदम छोटी हो, उनको स्मॉल कैप बोलते हैं। उससे थोड़ी बड़ी मिड कैप, सबसे बड़ी लार्ज कैप्स, है ना। तो मिड कैप रेंज के सारे स्टॉक्स को मिला के एक इंडेक्स बना दिया गया, उसको मिड कैप इंडेक्स बोल दिया। ठीक है। ऐसे इंडेक्स आप इंडिविजुअल अपने लिए भी अपने माइंडसेट में बना सकती हैं, हर कोई ओके। अपने लिए बना सकता है ऐसे इंडेक्स, है ना। सपोज करिए कि आपको एक इंडेक्स बनाना है, उस इंडेक्स का नाम रखा आपने ए इंडेक्स, ओके। है ना। मार्केट में ट्रेड नहीं करेगा, लेकिन आप अपने लिए बना सकती हैं ए इंडेक्स। अब ए इंडेक्स में आपने क्या रखा, जितने भी ए नाम वाले स्टॉक्स हैं, सारे का नाम, सारे को आपने ए इंडेक्स में इंक्लूड कर दिया। ओके। सही है? ठीक है। यानी कि कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स को सिलेक्ट करके एक टीम बनाई जाती है, उस टीम को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, इंडेक्स। है ना। हाँ जी। तो इस तरीके से जैसे मल्टीपल जो जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं, वो ज्यादातर ऐसे ही इंडेक्स के बिहाफ पर काम करती हैं। क्या? मतलब जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो जब भी हम्म। फंड ऑफर आएगा तो आप उसमें पढ़ेंगे ये निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स फंड्स हैं, है ना। अब इसमें इस निफ्टी मिड कैप 100 का मतलब क्या हुआ, निफ्टी की मिड कैप की टॉप 100 कंपनीज इसमें फंड में पैसा लग रहा है इसमें, है ना। ऐसे हाँ वो जी। मल्टीपल तरह के डिफरेंट नाम देते हैं और नाम से ही क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाता है कि इसमें कौन से स्टॉक्स हैं। निफ्टी लार्ज कैप 150 इंडेक्स मतलब क्या हुआ, जितने भी 150 लार्ज, निफ्टी लार्ज कैप 150 इंडेक्स, जितने भी लार्ज 150 में आते लार्ज होंगे। कैप के टॉप के 150 स्टॉक्स, हाँ। है ना। हाँ जी। निफ्टी मल्टी कैप इंडेक्स, मल्टीपल निफ्टी के, इसमें लार्ज कैप भी हो इसमें सकता है, मिड लार्ज कैप भी हो स्मॉल सकता मिड। है और स्मॉल कैप भी हो सकता है। हाँ। निफ्टी मल्टी कैप 50 इंडेक्स, तो लार्ज कैप, मिड इसमें। कैप, स्मॉल कैप के 50 स्टॉक्स, ठीक है है। ना। तो ऐसे मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं, जिन कॉम्बिनेशन से वो पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, है ओके। ना। वो हाँ। कॉम्बिनेशंस पर रिसर्च करते हैं कि ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन किस सिनेरियो में प्रॉफिटेबल होती है। वो रिसर्च जब सालों तक सक्सेसफुल चलती है तो एएमसी बनती है और एएमसी बना के उसमें म्यूचुअल फंड्स में लोग पैसा डालते हैं, ठीक है है। ना। तो इस तरीके से वो काम करती है, डाइवर्सिफिकेशन उसका इस तरीके से होता है, ठीक है। तो जब आप स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे तो आप उसका स्पॉट भी खरीद सकते हैं, फ्यूचर भी खरीद सकते हैं। लेकिन जब आप इंडेक्स में ट्रेड करेंगे तो आप उसका सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर खरीद सकते हैं, उसका स्पॉट नहीं खरीद सकते। आया समझ? हाँ जी। अब क्या डिफरेंस होता है स्पॉट और फ्यूचर खरीदने में, जो इसका लॉट साइज होता है, ये लॉट साइज बहुत मायने रखता है। लॉट साइज का मतलब क्या हुआ, लॉट साइज का मतलब हुआ कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपको खरीदने हैं, ठीक है। है ना। एक शेयर का दाम कितना है, 2704 रुपीज, है ना। हाँ। फिर 2691 रुपीज एक शेयर का दाम है हाँ। ना। हाँ। एक शेयर का दाम 2705 रुपीज या 2691 रुपीज है। तो ठीक है। 250 शेयर अगर आपको खरीदने हो, लॉट का मतलब 250 शेयर, है ना। हाँ जी। 250 शेयर्स, लॉट का मतलब क्या हुआ, 250 शेयर्स, 50 शेयर। है ना। तो 250 शेयर्स अगर आपको खरीदने होंगे तो आपको पूरा पैसा पे करना पड़ेगा while you are doing trade in index, जब आप इसके फ्यूचर में ट्रेड करेंगे। जैसे कि
इसके फ्यूचर की प्राइस क्या है एंजल वन की? 2690 या 2685। तो हमने क्या किया, 2685 मल्टीप्लाइड बाई उसका लॉट साइज 200, 250 6,72,000 6,71,250 रुपीज। इतने रुपए का आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा, तब आप इसका फ्यूचर का एक लॉट खरीद पाएंगे। ठीक ऐसा है। हाँ जी। कितने का इन्वेस्टमेंट लगेगा? 6 लाख। एक्सचेंज जो है इस पे मार्जिन देता है, इस मार्जिन की वजह से ये इन्वेस्टमेंट लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास आ जाता है ना। हर स्टॉक का अलग अलग हो जाता है मार्जिन, एवरी स्टॉक हैज इट्स ओन मार्जिन। तो वो जो ब्रोकर मार्जिन देता है, उस मार्जिन की वजह से आपको कम पैसा लगता है, लेकिन एक्चुअल में अगर लगाना रहे तो आपको 6,71,000 रुपए आपके पास रहे तो जाके आप इसका एक लॉट खरीद पाएंगे एंजल वन का। ये वन लॉट फ्यूचर में अगर आपको ट्रेड करना है तो। स्पॉट में ट्रेड करना है तो कितना पैसा आपके पास होना चाहिए? स्पॉट में ट्रेड करना है तो आपके पास यही 2698 रुपीज होनी चाहिए। आप 2698 में ही ट्रेड कर लेंगे, एक शेयर आपको मिल जाएगा। यानी कि इसके फ्यूचर में आपकी बाध्यता है, मजबूरी है कि आपको इसके लॉट के मल्टीपल में ही खरीदना है। 250 शेयर, 500 शेयर, 750 शेयर, 1000 शेयर, 1250 शेयर, 1500 शेयर, 1750, 2000, समझ गई? हाँ जी। इसके मल्टीप्लिकेशन में शेयर्स खरीदने आपको फ्यूचर में। लेकिन स्पॉट में एक शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर, जितनी आपकी इच्छा हो। ठीक है। आया डिफरेंस समझ में? हाँ जी। फ्यूचर की बाध्यता है कि मिनिमम 250 तो खरीदना ही है आपको, तो ही इसको माना जाएगा फ्यूचर, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। ये बाध्यता है, ये मजबूरी है आपकी। ठीक है, तो जितनी चीजें मैंने समझाई, सेम चीज को आप मुझे भारतीय एयरटेल पे समझाइए। भारतीय एयरटेल का जो लॉट साइज है वो 475 है, बिल्कुल सही है। और उसका फ्यूचर ट्रेड अभी 18,000 सॉरी हाँ, 1800 1896 चल रहा है, ठीक है। और तो स्पॉट कितना इसका लगेगा? है 90 1896 मल्टीप्लाइड बाई 475। 475, इसके लॉट साइज से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, मतलब क्या तो हुआ? हम फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं अगर इंडेक्स करना है तो। कितना लगेगा? ये इंडेक्स नहीं, ये फ्यूचर है। हाँ, फ्यूचर 9 लाख रुपीज लगेंगे, है ना? हाँ जी। अगर स्पॉट करना हो तो हम एक शेयर 2 शेयर जितने हमें लेने हैं वो ले सकते हैं। तो उसका भी प्राइस चल रहा है 1906। अच्छा, 1906। अब यहीं पर अगर ऑप्शन करना हो तो ऑप्शन में अब फिर आपका व्यू होगा। जैसे फ्यूचर में आपको पता है कि बाजार गिरने वाला है, तो आप क्या करेंगे? बाजार गिरने वाला, हाँ, तो फ्यूचर में क्या करेंगे? मार्केट गिरने वाला है, यहां से 1898 से 1878 आने वाला है, तो मैं इसमें खरीद लूंगी ना। खरीदेंगी? खरीदेंगी तो गिरेगा तो नुकसान होगा ना आपको। हमेशा ज्यादा भाव पर बेचना और कम भाव पर खरीदना। हाँ, तो सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि बाजार कहां जाने वाला है। अभी चल रहा है 1898, मैंने बोला 1878 जाने वाला है। तो बाजार तो से ज्यादा प्राइस पर जाने वाला है या कम प्राइस पर जाने वाला है? कम कम प्राइस पर जाने वाला है। तो तुरंत आपको क्या डिसीजन लेना है? मुझे अब बेचना है। पुट साइड लेना है। पुट साइड कॉल साइड की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल बेचने की बात कर रहा हूँ। 1899 पर बेच दिया और 1878 पे खरीद लिया, बात बराबर ही नहीं। यहाँ पहले बेच या पहले खरीद दोनों सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है ना? तो 1899 पर बेच दिया, 1878 पे खरीद लिया, तो हमको क्या हो गया? जब शाम को हिसाब मिला तो मिलाए हुए हिसाब में दिखा कि अच्छा, इसने 1878 पे खरीदा था, 99 पर बेचा है, यानी कि इसको 21 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हो गया। सही है? हाँ जी। यानी कि जिस भाव पर आप खरीदेंगे और जिस भाव पर आप बेचेंगे, हमेशा खरीदने वाला भाव बेचने वाले भाव से कम होना चाहिए। अगर खरीदने वाला भाव बेचने वाले भाव से ज्यादा है, मतलब आप लॉस में है। ऐसा समझ? हाँ जी। ऐसे ही स्पॉट में करना होगा तो क्या करेंगे आप? 1907 पे बेच देंगे, और जब नीचे गिरेगा तो आप क्या करेंगे? खरीद लेंगे। यही अगर आपको पता चल जाए कि ये ऊपर जाने वाला है, 1920 जाने वाला है, तो क्या करेंगे? 1920 जाने वाला है तो इसी पहले इतने पे ही खरीद लूंगी ना। खरीद 1900। लेंगे। अब आप यहाँ पर हाँ, जब नीचे गिरने वाला था तो आप बेच दे रही थी, बेच रही हूँ, और जब ऊपर जाने वाला है तो आप क्या कर रही हैं? खरीद रही हूँ। इतना समझ में आ गया? क्लैरिटी है? हाँ चल, जी। अब एक सवाल है आपसे, तुरंत प्रैक्टिकल सवाल। हम किसी और स्टॉक में आ जाते हैं। चलिए, मैं आ गया HDFC लाइफ में। अब मैं एक सवाल पूछूंगा, आपको डिसीजन बताना है कि आप खरीद रही हैं या बेच रही हैं। ठीक है। HDFC लाइफ, अभी समय हो रहा है, कितना बज रहा है? 9:45। 9:45।
मुझे किसी तरीके से ये पता चल गया कि HDFC लाइफ 1045 पर 767 पर ट्रेड करेगी। ओके। 767 मैं क्या हम्म, मैं भी खरीद लूंगी। खरीद लेंगे, और जब 767 पहुंचेगा तो बेच लूंगी। बहुत बढ़िया। चलिए एक और सवाल। मुझे पता चला कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस अभी यहां से 20 मिनट्स बाद 257 पर ट्रेड करेगी। ओके, तो मैं भी बेच लूंगी। बेच देंगे, और जब 257 जाएगा तो खरीद लूंगी। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया फ्यूचर और स्पॉट। अगर आप स्पॉट में हम्म, बेच रही हैं तो आपको हाँ। आज ही के दिन में इंट्राडे खरीदना आपकी मजबूरी है। अच्छा, क्या समझी? अगर मैं स्पॉट में खरीद रही हूँ तो मेरे को। खरीदना ही नहीं, मैं ध्यान से सुनिए मेरे शब्दों को। अच्छा। अगर आप स्पॉट में बेच रही हैं ओके। तो आज ही के दिन के अंत में आपको इसको खरीदना मजबूरी है। क्या समझी? अगर मैं ये बेच रही हूँ तो आज ही स्पॉट के में, दिन मेरे शब्दों को फिर से ध्यान स्पॉट से में। सुनिए। अगर आप स्पॉट में बेच रही हैं तो आज ही के दिन में आपको इसको खरीदना मजबूरी है। ओके। अगर मैं स्पॉट में बेच रही हूँ तो आज ही के दिन एंड ऑफ डे में मेरे को उसको खरीदना कंपल्सरी है। मजबूरी है, कंपलसरी हाँ। है। अगर आप फ्यूचर में बेच रही हैं हम्म। तो आप इसको इसकी एक्सपायरी तक रख सकती हैं। ठीक है। मतलब आज के दिन में आपको खरीदना मजबूरी नहीं है। ओके। अगर आप स्पॉट में खरीद रही हैं तो आप इसको साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल तक रख सकती हैं। ठीक स्पॉट, है। स्पॉट में खरीदी हुई चीज आपकी हो जाती है। ठीक है। आया समझ? हाँ जी। स्पॉट में खरीदी हुई चीज आपकी हो जाती है। ठीक है। आया समझ? हाँ जी। लेकिन फ्यूचर में खरीदी हुई चीज आपकी नहीं है, वो एक एग्रीमेंट है। ठीक है। स्पॉट में जो आपने खरीदा ये आपका खुद का घर है, खुद का अपना घर खरीद लिया आपने, ठीक है। या खुद की अपनी दुकान खरीद ली आपने, अब उसका कोई किराया आपको नहीं देना हम्म। है ना? ना ही हाँ आपको जी। 11 महीने बाद निकलने की जरूरत है। लेकिन अगर आपने फ्यूचर में खरीदा तो आपने किराए की दुकान ले ली है। ठीक है। समझ गई? किराए हाँ। की दुकान लेने का मतलब क्या हुआ? किराए की दुकान लेने का मतलब ये हुआ कि जब उस किराए का एग्रीमेंट खत्म होगा तो आपको वो दुकान खाली करके, चलो। अभी फिलहाल आप अपना वहां पर व्यापार कर लीजिए, लेकिन हम्म। एग्रीमेंट खत्म होने के बाद आपको एग्जिट करना पड़ेगा। तो एग्रीमेंट खत्म कब होगा? एक्सपायरी के दिन होगा। ठीक या है। तो उस एग्रीमेंट का रिन्यूअल करवाइए। तो रिन्यूअल करवाने में क्या लगता है? दुकान किराए पर लेंगी और एग्रीमेंट का रिन्यूअल कराएंगे तो क्या लगेगा? पैसा लगेगा ना? हाँ। पैसा लगेगा ना कुछ पैसा लगेगा ना, थोड़ा तो पैसा लगेगा कुछ तो। हाँ जी। तो वैसे ही जब आप फ्यूचर का रिन्यूअल कराएंगी तो वहां भी पैसा लगेगा। ठीक है। अगले महीने के कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट करेंगी तो वहां भी आपका पैसा लगेगा, खर्चे लगेंगे, है ना? ठीक है। हाँ। और अगर आपने रिन्यूअल नहीं कराया तो आपको एग्जिट करना मजबूरी होगी, कब? एक्सपायरी के दिन। ठीक है। लेकिन अगर वहीं आपने स्पॉट में खरीदारी की तो ये दुकान हम्म। आपकी हो गई। हाँ। इसीलिए जब आपने यहाँ कैलकुलेट किया, मान लीजिए इसका लॉट साइज कितना है? 2000 का, और दोनों की वैल्यू 266 रुपीज मोटा मोटा है, तो 266 मल्टीप्लाइड बाई 2000। अगर ये सपोज करिए किसी दुकान की कीमत होती 5,32,000 रुपए, अगर आप इसको खरीदने जाती तो आपका कितना पैसा लगता? 5,32,000 पूरा लगता। हाँ। लेकिन अगर आप इसको किराए पर लेने जाती तो क्या 5,32,000 का ही किराए पर मिलेगा क्या ये? नहीं। नहीं, कम में मिलेगा किराए पर। हम्म, 20,000, 25,000, 30,000 रुपए। हाँ। वैसे ही यहाँ ये आपको लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए में किराए पर मिल जाएगा। ऐसा मत पूरा 5,32 पे करने की जरूरत नहीं है। यानी जब आप हाँ। फ्यूचर में इसको खरीदेंगे तो आपको मार्जिन मिल जाएगी, ठीक है। और स्पॉट में खरीदेंगे तो मार्जिन नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगी। आया समझ? हाँ जी। क्योंकि फ्यूचर में आप इसको खरीद नहीं रही हैं बल्कि आप इसको किराए पर ले रही हैं, ठीक। है ना? और हाँ। स्पॉट में आप इसको खरीद के ओन कर रही हैं। ओके। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? स्पॉट और फ्यूचर में हाँ। क्या डिफरेंस होता है स्पॉट और फ्यूचर का? स्पॉट में अगर मैं बेचूंगी तो मुझे एंड ऑफ डे तक अ, मतलब उसको वापस बाय देना पड़ेगा। वापस।
हाँ मतलब पोजीशन और बराबर कर देनी पड़ेगी, क्योंकि बेच के छोड़ नहीं सकते ना। हाँ, और अगर स्पॉट में खरीदूंगी तो वो मेरा हो जाएगा, हाँ तो मैं उसको इन्फिनिटी लाइक 100 ईयर्स तक भी रख सकती हूँ अपने पास। बिल्कुल बिल्कुल। और फ्यूचर में खरीदूंगी तो मुझे उसकी एक्सपायरी तक उसको या तो बेचना पड़ेगा या तो उसका रिन्यूअल कराना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। और उसको अगर मैं बेचूंगी तो वो मेरा हो जाएगा। वो भी एक्सपायरी तक रिन्यूअल कराना पड़ेगा, अच्छा, खरीदना पड़ेगा। या फिर खरीद लेना पड़ेगा, हाँ पोजीशन खत्म कर देनी पड़ेगी। ठीक है। आ गया समझ में, क्लैरिटी है? हाँ जी। हाँ जी। हाँ, फ्यूचर वाली क्लैरिटी है, फिर से बता दीजिए एक बार, फ्यूचर वाला क्या बोला आपने? फ्यूचर में अगर मैं बेचूंगी तो भी एक्सपायरी तक उसका रिन्यूअल कराना पड़ेगा, हम्म। और खरीदूंगी तो भी टिल एक्सपायरी उसका मेरे को रिन्यूअल कराना पड़ेगा या फिर बेचना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए। अब हमारे पास हो गया स्पॉट और अब हमारे पास हो गया फ्यूचर। अब हम आते हैं हाँ कहां पर? ऑप्शन में। ऑप्शन कैसा होता है? अब एक तो आदमी के पास बहुत सारा पैसा है जिसने स्पॉट खरीद लिया, है ना। हाँ। दूसरा आदमी के पास उससे कम पैसा है तो उसने क्या खरीद लिया? फ्यूचर खरीद लिया। फ्यूचर। और तीसरा आदमी के पास उससे भी कम पैसा है, सबसे कम पैसा है, तो वो क्या करेगा? वो फिर ऑप्शन की तरफ रुख करेगा। ठीक है ना। हाँ स्पॉट मतलब सबसे ज्यादा पैसा, सबसे अच्छा हाँ पैसे वाला व्यक्ति है। ठीक है। फ्यूचर हाँ मतलब स्पॉट से थोड़ा कम पैसा है उसके पास। और ठीक ऑप्शन है। का मतलब सबसे कम, सबसे सबसे कम। गरीब आदमी। ठीक है ना। ठीक। हाँ ठीक है, अब इसको रिस्क में इन्वर्स कर दीजिए। स्पॉट मतलब सबसे कम रिस्क लेने वाला व्यक्ति। ठीक है। फ्यूचर में उस मतलब उससे ज्यादा रिस्क लेने वाला व्यक्ति। ठीक और है। ऑप्शन मतलब सबसे ज्यादा रिस्क लेने वाला व्यक्ति। ठीक है। समझ गई? हाँ जी। कैसे रिस्क? जितने कि जिसके पास जितना कम पैसा रहेगा वो उतना ज्यादा रिस्क लेगा अपने जीवन में, और जिसके पास जितना ज्यादा पैसा रहेगा वो उतना कम रिस्क लेगा अपने जीवन में, है ना। सपोज करिए किसी के हाँ। पास 150 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए हैं, तो वो क्यों इंट्राडे ट्रेडिंग करने जाएगा? वो क्या करेगा? वो अपने पैसे को ऐसे जगह पर रखेगा जहां से उसको 10-12% का रिटर्न मिलता रहे, उतना काफी है उसके लिए, हाँ। है ना। हाँ जी। लेकिन अगर किसी के पास 150-200 रुपए हैं तो फिर, तो वो ऑप्शन में जाएगा। तो वो मल्टीपल अपने जीवन में रिस्क ले सकता है ना। दिन भर की 300 रुपए हाँ की कमाई है, तो 300 रुपए हाँ की कमाई वाला लॉटरी खरीदेगा 50 रुपए हाँ। की, हो सकता है लॉटरी लग जाए, तो उसने रिस्क लिया ना। या तो हाँ पचास जी। रुपए आया तो गया। 150 करोड़ वाला तो 30 करोड़ की लॉटरी नहीं खरीद लेगा, करेक्ट। है ना। तो हाँ उसने सबसे कम रिस्क लिया। अब 500 रुपए की कमाई वाला एक बाइक पर 3 लोग बैठ के चला जाएंगे बिना हेलमेट लगाए, हाँ, हाँ और उसमें साथ में सामान भी बांध लेंगे, तो वो क्या हुआ? रिस्क लेना हुआ ना। हाँ। रिस्क लेना हुआ ना। अब लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास 2-4 कार घर में पड़ी हुई हैं, ड्राइवर भी हैं, सब कुछ है, तो वो क्या जाएगा कभी? क्या? नहीं। हाँ, नहीं। नहीं जाएगा ना। कितनी भी अर्जेंसी हो, कितनी भी मजबूरी हो, करेक्ट। नहीं जाएगा ना। वो क्या करेगा? वो अपना गाड़ी में जाएगा। ऑब्वियसली ड्राइवर को बोलेगा भाई गाड़ी निकालो, हाँ उसमें सीट बेल्ट लगाएगा, प्रॉपर बैठेगा, सेफली जाएगा। हाँ। तो रिस्क किसने ज्यादा लिया? सबसे हैवी रिस्क जिसके पास बाइक थी। जिसके पास सबसे कम है। हाँ। और सबसे कम रिस्क किसने लिया? जिसके पास सबसे ज्यादा है। लेकिन ज्यादा। जीवन के ऐसे स्टेज में जब आपके पास सबसे कम होता है, आपको ऐसा लगता है कि जब आपके पास और ज्यादा हो जाएगा तो आप और ज्यादा रिस्क ले पाएंगे। जब आप जीवन के स्टेज में होते हैं, जिस स्टेज में हाँ। आपके पास बहुत कम पैसा होता हम्म। है ना, तो आपको सबसे, जब आप तब आपको ऐसा फील होता है कि जब आपके पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा ना, तो आप अपना रिस्क बहुत सारा कर देंगे, बढ़ा देंगे। ऐसा आपको एहसास होता है, ऐसा आपको लगता है ना। ओके। लेकिन हाँ ऐसा होता नहीं है। ठीक वैसा ही ये वैसा ही बचपना है। जैसे बचपन में हमारे पास एक दो खिलौने आ जाते हैं, और हम फिर अपने बड़ों को बोलते हैं कि मेरे को और खिलौना दिला दो, तो बड़े क्या हाँ। बोलते हैं? नहीं नहीं मिलेगा, जरूरत नहीं है ना। यस। लेकिन तब हमको क्या लगता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आखिर मुझे ये दिला क्यों नहीं रहे, मैं ऐसे 100 खिलौने खरीद के अपने पास रख लूंगा, यही लगता है ना। हाँ। और लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो पता पड़ेगा कि वो खिलौना खरीदने की इच्छा ही खत्म हो गई। सही बोल रहा हूँ? ओके। हाँ। इच्छा ही खत्म हो गई, अब हमको वो खरीदना ही नहीं, वो हमारी प्रायोरिटी में नहीं है, वो खिलौना खरीदना ओके। नहीं है हमारी प्रायोरिटी।
तो वैसा ही स्टॉक मार्केट भी होता है। जितने ट्रेडर्स होते हैं, जैसे आप अभी एकदम नॉइस एकदम नई ट्रेडर हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि एक दिन इंट्राडे में प्रॉफिट हो जाएगा, तो आपको लगेगा अच्छा चलो ठीक है बढ़िया है, 2 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 3 महीने हो गए, तो आपको लगेगा यार बढ़िया है, जैसे जैसे मेरे पास पैसा बड़ा होता जाएगा मैं लॉट साइज बड़ा करते चली जाऊंगी, 10 लॉट पे आ जाऊंगी, 50 लॉट पे आ जाऊंगी, 100 लॉट पे आ जाऊंगी और बहुत सारा पैसा कमाऊंगी, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आपका पैसा बड़ा होता चला जाएगा तो आप उसको और सेव करते चले जाएंगे और बचाते चले जाएंगे और उसको बचाने की कोशिश करेंगे, है ना। क्योंकि फिर आपकी समझ बढ़ती चली जाती है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा इमेच्योरिटी, इमेच्योर ट्रेडर कौन है? सबसे ज्यादा इमेच्योर, इम्पेशेंट इमेच्योर, मतलब सबसे नोवाइस, सबसे नया नया खिलाड़ी, छोटा मोटा बच्चा कौन है? ऑप्शन ट्रेडर। उससे थोड़ा बेहतर कौन हुआ? फ्यूचर। और उससे भी बेहतर कौन हुआ? स्पॉट ट्रेडर। स्पॉट का ट्रेडर। क्योंकि स्पॉट का ट्रेडर इन्वेस्टर बन जाता है। हाँ आया समझ? इस बात हाँ को हमेशा याद रखिएगा, ये बेहद ठीक जरूरी है, इस बात को याद रखना। ठीक है ना। तो जब ठीक है। हम जीवन के शुरुआती दिनों में होते हैं, तो वैसे तो नियम ये है, नियम क्या है? नियम ये है कि आपको जीवन के सबसे शुरुआती दौर में जब आप शुरू कर रहे हैं एकदम, तो एकदम स्पॉट से शुरू करना चाहिए, ओके। ऑप्शन की तरफ तो देखना भी नहीं चाहिए। लेकिन और चूंकि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, तो आपके पास बहुत हाँ सारा सरप्लस पैसा होना चाहिए। लेकिन आज की इस दौर में इतने सारे यूट्यूब वीडियोस और इतने सारे ज्यादा कमर्शलाइजेशन के बीच में, ब्रोकर्स के कमर्शलाइजेशन के बीच में, ब्रोकर्स भी तो अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, हाँ। यूट्यूब के वीडियोस बन रहे हैं, मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स हैं, फिनफ्लुएंसर्स हैं, जो लोगों को हम्म। बता रहे हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसी होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग वैसी होती है, इतना कम पैसा लगता है, इतना कम पैसा लगता है, ये होता है वो होता है। इस दौर में, इस कमर्शलाइजेशन के दौर में लोग शुरुआत ही ऑप्शन से करते हैं, करेक्ट। बशर्ते कि बल्कि होना क्या चाहिए? शुरुआत हमेशा स्पॉट से होना चाहिए, कैश से होना चाहिए जीवन के ट्रेडिंग की शुरुआत। अगर एक्चुअल में आपको ट्रेडर बनना है, कैश से शुरू करिए, धीरे 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 पैसा बनाइए, मिड रेंज में जाइए, वहां से आप ऑप्शन में जाइए, धीरे 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 और पैसा बनाइए, थोड़ा अपर रेंज में जाइए, वहां से आप फ्यूचर्स में आइए और कैश में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। उसके बाद की रेंज शुरू करेंगे कैश के इंट्राडे ट्रेडिंग से, बाद में कैश के इन्वेस्टमेंट तक चले जाएंगे। है समझ? तो हाँ जी। ऐसा होना चाहिए, लेकिन होता क्या है? ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। शुरू ही ऑप्शन से करते हैं, क्योंकि वो बन ही चुका है, एक मोमेंटम बन चुका है लोगों का, एक सोचने का तरीका ही बन चुका है। यस। क्योंकि अब क्या होता है कि एक झूठ को या एक गलत बात को अगर 50,000 लोग बोले, एक साथ एक सुर में बोले, तो जो 50,001वां व्यक्ति है, जो उसमें उसको सही बताने की भी कोशिश करेगा, वही गलत होगा उस समय में। ओके। वो 50,001वां व्यक्ति सबसे बड़ा गलत है, तो उसको लोग बेवकूफ बोलेंगे। क्यों बेवकूफ बोलेंगे? अरे वो अलग ही बात कर रहा है, पूरी दुनिया से परे बात कर रहा है। आया समझ? वो हाँ जी। दुनिया से परे बात कर रहा है, सारी दुनिया एक तरफ, वो आदमी एक तरफ, तो उसको लोग इग्नोर करते हैं, सुनते नहीं है। ठीक है। हाँ जी। तो सुनते नहीं है, तो क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि उनको ऐसा लगता है चलो। तो अभी भीड़ क्या कहती है? भीड़ कहती है कि एफएनओ ट्रेड करो। लेकिन होना क्या चाहिए? शुरुआत हमेशा स्पॉट के इंट्राडे ट्रेडिंग, अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो स्पॉट के इंट्राडे ट्रेडिंग से शुरू करना चाहिए। धीरे धीरे अपने आप को, आप स्पॉट में जब थोड़ा पैसा बना लें, तो आप धीरे धीरे आप अपने आप को फ्यूचर या ऑप्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब वहां से पैसा बनाने लगे तो फिर वो पैसा उठा के आप स्पॉट में इन्वेस्टमेंट के फॉर्मेट में करते चले जा सकते हैं भविष्य में। ठीक है, हाँ यही जी। तरीका है। दिस इज द वे, दिस इज द ओनली वे। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन पे। हमने स्पॉट सीख लिया, हमने फ्यूचर सीख लिया, अब हम आते हैं ऑप्शन पे। अब हमने स्पॉट में देखा, तो स्पॉट में हमको क्या लग रहा था? पूरा पैसा लग रहा था 266 इंटू 2000 यानी 5,32,000, अगर हमको 2,000 शेयर खरीदने हैं तो। हाँ। फ्यूचर में मान लीजिए 1.25 1.5 लाख रुपए लगने हैं, हम्म। है ना। अगर इसी को आपको ऑप्शन में करना हो, तो अगर बाजार ऊपर जाने वाला रहेगा तो आप क्या खरीदेंगे? कॉल खरीदेंगे, और नीचे गिरने वाला रहेगा तो क्या खरीदेंगे? पुट खरीदेंगे। ये तो मैंने सिखाया था। हाँ। जैसे आप फ्यूचर में बेच दे रहे थे, तो आप बेचने के बजाय आप क्या खरीद लेंगे? इनमें से कोई सी भी स्ट्राइक प्राइस का पुट खरीद लेंगे।
ठीक है। आपके राइट साइड में पुट साइड है ना। मान हाँ, लीजिए आपको पता चलता है कि निफ्टी जो है कि यहां से 15 मिनट बाद 150 पर रहेगी, तो आप क्या करेंगे आप? निफ्टी 150 पे रहेगी। हाँ, 15 मिनट बाद निफ्टी 150 पे रहेगी यहां से 15 मिनट बाद। फ्यूचर का भी बताइए, फ्यूचर में क्या करेंगे, और ऑप्शन का भी बताइए, ऑप्शन में क्या करेंगे। सोच के बताइए, अभी थोड़ी देर पहले बताया था प्राइस। देखिए निफ्टी 15 मिनट बाद 150 पर रहेगी, अभी 190 चल रही है, क्या करेंगे आप? 190 कम चल। ये देखिए ना, फ्यूचर कितने चल रही है निफ्टी का? अच्छा, ठीक है। फ्यूचर चल रहा है अब 190। हाँ, अब 15 मिनट अब बाद कहाँ रहेगा? 150 पर रहेगा, तो आप क्या करेंगे? बेच दूंगी। बेच देंगे। और ऑप्शन करना रहेगा तो क्या करेंगे? ऑप्शन रहे, एक सेकेंड। फ्यूचर 190। रहेगा तो बेच देंगे, और ऑप्शन रहेगा तो हाँ, ये यहाँ से खरीद लूंगी। क्या खरीदेंगी? कॉल या पुट? पुट पुट। पुट खरीद। क्योंकि हाँ। कोई सा भी इसमें से एक पुट ऑप्शन खरीद लेंगे। 90 रुपीज, 72 रुपीज। अब मान लीजिए आपने सोचा कि 90 रुपीज का पुट खरीदना है। हाँ, 90 इंटू निफ्टी का लॉट साइज। 6750। लेकिन अगर यही बेचना होता तो तो मैं 25, कॉल साइड खरीदती। तो आपको कितना का इन्वेस्टमेंट लगता? 25,150 मल्टीप्लाइड बाई 75। इसमें दिख तो रहा है 18,86,000, हम्म। लेकिन एक्चुअल में वो लगता है 1.5 लाख 2 लाख रुपए के आसपास, है ना। मोटा मोटा 1.5 लाख रुपीज। तो एक में 1.5 लाख रुपए लगता, एक में सिर्फ 6,750 रुपए लगता। तो जिसके पास 1.5 लाख रुपए रहेगा वो 1.5 लाख रुपए वाला करेगा, और जिसके पास 6,750 ही है वो क्या करेगा? वो ऑप्शन खरीदेगा मजबूरन है। हाँ। आया समझ? हाँ जी। तो यानी कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा अच्छा वो फ्यूचर की ट्रेडिंग करेगा, और जिसके पास कम पैसा है वो ऑप्शन की ट्रेडिंग करेगा। ठीक है। नियम क्या है? जिसके पास कम पैसा है वो तो इंडेक्स में आए ही ना, वो तो स्टॉक्स में चला जाए। नियम ऐसा है। हाँ। अगर किसी को एक्चुअल में ट्रेडर बनना है तो उसको ये करना चाहिए। अगर आपके पास कम पैसा है तो यहां मत जाइए, आप कोई 6,750 वाला स्टॉक ढूंढिए ना। 100 रुपए का स्टॉक ढूंढ लीजिए, 200 रुपए का स्टॉक ढूंढ लीजिए। 20 शेयर, 25 शेयर, 50 शेयर मिल जाएंगे आपको। 100, 150, ठीक। 200 शेयर मिल जाएंगे आपको, है ना। हाँ जी। तो ये नियम है। लेकिन चूंकि सामाजिक रूप से इतना सारा प्रेशर है उनके ऊपर, तो अभी मैं ये बात आपको भी बता रहा हूं। अब डिसीजन आपका खुद का होगा कि आगे चल के आप जब शुरू करेंगे तो स्पॉट से शुरू करेंगे, फ्यूचर से शुरू करेंगे, ऑप्शन से शुरू करेंगे, वो आपका डिसीजन होगा, ओके। है ना। बट मैं आपको एक बात बता रहा हूं। ठीक है। अगर मैं यहां से आपको बोलूं कि स्पॉट में, चलिए निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी चले जाते हैं। अब मैं अभी थोड़ी देर पहले फ्यूचर की बात कर रहा था, अब मैं स्पॉट की बात कर रहा हूं। आपको फ्यूचर बताना है। थोड़ी देर बाद स्पॉट में बैंक निफ्टी 56,938 पर चली जाएगी। हम्म। 56,938 पर चली जाएगी। अब आप हम्म। फ्यूचर में क्या करेंगी? खरीदेंगी या बेचेंगी? खरीद लूंगी। खरीद लेंगी। आप कहीं इससे कंफ्यूज तो नहीं हुई कि 57,000 से 56,938 कम है? नहीं, हमें तो स्पॉट के स्पॉट देख के कंपेयर फ्यूचर ही करना है खरीदना ना। है। जी। और ऑप्शन में क्या करेंगी फिर आप? निफ्टी 56,938 चली जाएगी, अब ऑप्शन में क्या करेंगी? तो ये लेफ्ट साइड, कॉल साइड बाय कर लूंगी। कॉल साइड खरीद लेंगी आप। हाँ। क्लियर है? क्लैरिटी हो गई अब एकदम हाँ जी। इस बात में कि कब कॉल खरीदना है, कब पुट खरीदना है, कब स्पॉट खरीदना है, कब फ्यूचर खरीदना है? हाँ जी सर। एकदम क्लैरिटी है। हाँ। चलिए, अब हमको इतना तो पता चल गया कि कॉल पुट या फिर फ्यूचर या स्पॉट में कब खरीदारी कब बिकवाली करते हैं। हाँ। अब हमको समझना है कि बाजार के मूवमेंट्स कैसे होते हैं, बाजार कैसे मूव करता है, बाजार के चलने के पीछे कारण क्या है। ठीक है। रीजन समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप उसके रीजन और मैकेनिज्म को नहीं समझेंगे तब तक आप बाजार के मूवमेंट आपको समझ नहीं आएगा, आप रोबोट जैसे काम करेंगे। नीड नॉट टू बी द रोबोट, रोबोट बनने की जरूरत नहीं है ना। हाँ बाजार के जी। मोमेंटम और मैकेनिज्म को समझने की जरूरत है कि बाजार का मोमेंटम और मैकेनिज्म कैसा होता है, कैसे उसका मैकेनिज्म, कैसे उसका मोमेंटम काम करता है बाजार का, ओके। है ना। कैसे चलता है ये, क्यों क्यों अभी प्राइस 104.40 है, अब क्यों 102.7.5 हो गई, अब क्यों हाँ जी। 102.90 हो गई, क्यों ये प्राइस बदल रही है, क्या कारण है? सोच के बताइए क्या कारण है।
काफी लोग खरीद रहे होंगे या बेच रहे होंगे, उसके अकॉर्डिंग ये। बिल्कुल सही है। तो ये तय कैसे होता है कि कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है, या प्राइस कितनी रहेगी? कौन तय करता है प्राइस बाजार का? बाजार का प्राइस कौन तय करता है कि इसी प्राइस पर खरीदेंगे आप, इसी प्राइस पर बेचेंगे? पता नहीं। हाँ। तो अब देखिए, जैसे आपने बोला काफी लोग खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, हाँ। तो जो बेचने वाले लोग हैं, सपोज करिए कि अभी कहां चल रहा है, 93 चल रहा है या 92 चल रहा है, तो जो बेचने वाले लोग हैं उन्होंने बिड लगा दी, 92.10 पर भी बेचना है मुझे, 92.20 पर भी बेचना है, 92.30 पर भी बेचना है, 40 पर भी बेचना है, 50 पर भी बेचना है, 60 पर भी बेचना है। ऐसे मल्टीपल हजारों लोगों लाखों लोगों ने अपनी बिड लगा रखी है। किसी ने तो हो सकता है 26,000 पर बिड लगा रखी है, ओके। 10,000 पर कि हाँ मुझे बेचना है। ऐसे ही खरीदने वालों ने अपनी बिड लगा रखी है कि मुझे यहां खरीदना है, यहां खरीदना है, यहां खरीदना है। जिस भी प्राइस पर खरीदने वाला और बेचने वाला मिल जाएगा, मैच होगा, यानी कि बेचने वाले और खरीदने वाले के बीच में सामंजस्य बैठ गया कि हाँ चलो ठीक है, तुम ही आ जाओ, तुम ही से खरीदता हूं मैं। वही प्राइस आपको यहां दिखाई देगी। जो प्राइस आपको यहां दिखाई दे रही है प्राइस LTP है। LTP यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, ये करंट प्राइस नहीं है। क्या है ये? वो लास्ट आखिरी प्राइस है जिस पर ट्रेड हुआ है, ठीक है। इसलिए इसको LTP कैलकुलेटर बोलते हैं, क्योंकि यहीं से इसकी शुरुआत होती है ना। तो ये LTP है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जिसको हम CMP बोलते हैं ना, करंट मार्केट प्राइस। लास्ट ट्रेडेड प्राइस को ही हम करंट मार्केट प्राइस बोलते हैं, बाजार का भाव हम उसी को बोलते हैं। जिस भी प्राइस पर आखिरी बार ट्रेड हुआ था, अंतिम बार, वही प्राइस LTP कहलाती है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस कहलाती है, और वही प्राइस आपको स्पॉट में दिखाई देती है। ठीक है। समझ गई? हाँ जी। क्या समझ में आया? ये जो स्पॉट प्राइस दिख रहा है वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है, और उसी प्राइस पे मतलब ये वो प्राइस होता है जिसपे जो खरीद रहे और बेच रहे हैं वो एक प्राइस पे रुक तो दो जाते हैं। लोगों ने ट्रेड किया होगा, कोई हाँ। मल्टीपल लोगों ने ट्रेड का बिड डाला होगा, उसमें से किसी हाँ। दो लोगों की ट्रेड की बिड मैच हो गई, बेचने वाले और खरीदने वाले की, हो गया। हाँ। और ये हर टिक पर देख रही है, मैच होती जा रही है, होती जा रही है, प्राइसेस हाँ। बदलते जा रहे हैं, यानी इतने सारे लोग ट्रेड करने वाले हैं कि खटाखट 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 ये प्राइसेस बदल रही है ना। अगर लोग करेक्ट। ट्रेड करने वाले कम हो तो क्या होगा? तो ये धीरे मतलब कम बदलेगा, लाइक इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं बदलेगा। किसी स्टॉक में, जैसे मुथूट फाइनेंस में आ गए, अब देखिए कितनी देर से स्टेबल है ना प्राइस, टू हाँ। सिक्स फाइव 1.80, एकदम नहीं बदल रही है ना। हम्म। अब बदली इतनी देर बाद जाके, यानी इतनी देर बाद जाके दो लोगों का प्राइस मैच हुआ। अब देखिए यहां पर, तब से यही है पड़ी हुई 2651.90, अब जाके चेंज हुई। कितना लंबा टाइम लग रहा है ना हाँ। प्राइस बदलने में। और देखिए जितना ज्यादा टाइम लगेगा प्राइस बदलने में, समझ जाइए कि वो स्टॉक आपके ट्रेड करने के लिए उतना ही क्या है, खराब या नहीं अच्छा? है, बेकार। खराब। जितना ज्यादा टाइम लगेगा इसको चेंज होने में, वो स्टॉक ट्रेड होने करने के लिए उतना ही खराब है, हाँ। बुरा है। क्यों बुरा है? क्योंकि क्योंकि लोग आप यहां पर अपना बताइए क्यों बुरा है, बताइए आप क्या बोल रही थी? क्योंकि लोग ट्रेड ही नहीं कर रहे उस पे। ट्रेड नहीं कर रहे हैं इसलिए बुरा है, क्योंकि जैसे सपोज करिए कि यहाँ आप अपना पैसा लेके जा रही है ना, अभी हाँ। 978 रुपीज का स्टॉक है, 900 इसका लॉट साइज है, 978 मल्टीप्लाइड बाई 900 है ना, हम्म। कितना हो गया? 8,80,000 रुपए। अब 8,80,000 रुपए सपोज करिए आपके पास कैश पड़े हुए हैं, है ना, हाँ। कैश में आपके हाथ में 8,80,000 रुपए हैं, आपके पर्स में रखे हुए हैं। एक ऐसा मार्केट है जहां बहुत भीड़ भाड़ है, हम्म। वहां जाके आपको शॉपिंग करनी है, बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत सारी शॉपिंग हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है, 8,80,000 रुपए आप अपने बैग में कैश लेके चल रही है। और एक ऐसा मार्केट है जहां दूर दूर तक ढूंढने तक भी एक आदमी नहीं दिखाई दे रहा है, वो दूर एक दुकान जा रही है दिख रही है, वहां जाके आपको पूछना है कि आपके यहाँ ट्रेड मिल जाएगा क्या, तो वो दुकान वाले ने भी शायद मना कर दिया या हाँ कर दिया, उसमें भी कोई एक आदमी बैठा हुआ है, एकदम दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है। बताइए कौन से मार्केट में जाना आप पसंद करेंगे 8,80,000 रुपए कैश लेकर के? जहाँ पे क्राउड ज्यादा है। जहां पे क्राउड ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां पर चांसेस अच्छे हैं कि आपको जल्दी ट्रेड्स मिल जाए, साथ ही साथ आपके लूटने की संभावनाएं भी कम रहेंगी।
है ना? करेक्ट, आपके साथ स्कैम होने की संभावनाएं भी कम रहेंगी। कम रहेंगे। दूसरी चीज, आपके ट्रेड्स इजीली मिल जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप भीड़ भाड़ वाले मार्केट में गए, वहां पर एक ही चीज के पीछे बहुत सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको जल्दी जल्दी उसके भाव मिलते चले जा रहे हैं। आप ऐसे मार्केट में जाए जहाँ कोई है ही नहीं, आपके पास कोई एक सामान है जिसको आप बेचना चाहते हैं, यही जाइडस लाइफ का आपके पास स्टॉक है जिसको आप बेचना चाहते हैं, खरीदने वाला कोई नहीं है, प्राइस चल रही है 970, आखिरी ट्रेड हुआ था 977 पर, आप कह रहे हैं कि 980 में बेचना है, खरीदने वाला बोलता है मेरे को 980 में खरीदना ही नहीं है, मैं 950 में खरीदूंगा, चल रही है 977, और बोलता है मैं 950 में खरीदूंगा, आपको बेचना है तो बताइए। अब बताइए, यहाँ मार्केट में कोई है नहीं, आपको बेचना मजबूरी है, अब एक ही दिख रहा है, 950 से ऊपर वो आने के लिए तैयार नहीं है, तो आप क्या करेंगे? बेचेंगे। और बेचा आपने तो आपका नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, कहाँ 977 में बिकती वो चीज, कहाँ बिक रही कितने में? 950 में। 950 में, 27 रुपए का नुकसान हुआ आपको, हम्म, मल्टीप्लाइड बाई लॉट साइज कर लीजिए। यही अगर भीड़ भाड़ वाला मार्केट रहता तो 950 एक बोलता तो दूसरा बोलता अरे छोड़िए उसको 950, मैं तो 960 देने के लिए तैयार हूं। तब तक हाँ, तीसरा था मैं 962 देने के लिए तैयार हूं, चौथा था मैं 965 दे दूंगा, पांचवा था बोलता 970 दे दूंगा, छठा था बोलता मैं 978 दे दूंगा, चलो आ जाओ। क्योंकि मल्टीपल लोग हैं ना, करेक्ट। आया समझ? हाँ जी। क्लैरिटी? तो यानी कि जहां पर ज्यादा भीड़ का पता कैसे चलेगा आपको? इसकी वॉल्यूम्स से पता चलेगा। दोनों तरफ देखिए वॉल्यूम का कॉलम दिख रहा है आपको। हाँ, अब सबसे पहले आपको सेंटर में एक लाइन दिख रही होगी, रेड कलर की दिख रही है। हाँ, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इमेजिनरी लाइन। इमेजिन। इमेजिन करने वाली लाइन। अच्छा। पहले ये लाइन आज के 2 साल पहले किसी ऑप्शन चेन में नहीं हुआ करती थी। ओके। इंडिया के किसी भी ऑप्शन चेन में नहीं हुआ करती थी आज के 2 साल पहले। 2 साल छोड़िए, लगभग 3 साल पहले कोई सा भी ऑप्शन चेन, किसी भी ब्रोकर का ऑप्शन चेन उठा के देख लीजिए, कहीं नहीं हुआ करती थी। सिर्फ ये लाइन, इसका नाम ही मैंने इजाद किया है, मेरा ही दिया हुआ ये नाम है, इमेजिनरी लाइन। ठीक है? जो लोग पुराने होंगे, जो लोग जानते होंगे, जो लोग पहले से ऑप्शन चेन देख रहे होंगे, उनको पता होगा किसी भी भारत के देश के किसी भी ऑप्शन चेन में ये लाइन नहीं दिखाई देती थी। इमेजिनरी लाइन इसका नाम। फिर जब मैंने अपना ऑप्शन चेन बनाया तो मैंने अपने ऑप्शन चेन में सबसे पहले इस लाइन को दिखाया, इमेजिनरी लाइन। ठीक है। आज आप देखेंगे तो इंडिया के जितने भी ऑप्शन चेन है उन सब में आपको ये लाइन दिखाई देगी। ये सिर्फ पीछे के मैं 3-4 साल की कहानी बता रहा हूं। अब सब लोग इस इमेजिनरी लाइन को दिखाते हैं। ठीक है? तो ये इमेजिनरी लाइन होती है, ये डिसाइड करती है कि मार्केट प्राइस कहां पर है। ठीक है? आया समझ? तो इमेजिनरी लाइन, ये जो शब्द है ये मेरा दिया हुआ शब्द है। क्यों? क्योंकि जब कहीं थी ही नहीं तो मैं इसको इमेजिन करता था। हाँ। आया समझ? हाँ जी। जब किसी ऑप्शन चेन में थी ही नहीं तो जब मैं ऑप्शन चेन को देखता था तो मैं इसको इमेजिन करता था कि इमेजिनेशन करो कि यहां पर एक लाइन है ना, जहां मार्केट प्राइस है वहां पर एक लाइन है। फिर मैंने अपना ऑप्शन चेन बनाया तो उस इमेजिनेशन को मैंने क्लियर कर दिया कि ये लाइन है। अब सारे लोग उसको दिखाते हैं लेकिन नाम तो उसका इमेजिनरी लाइन ही है। तो इमेजिनरी लाइन ऐसी दिखाई देती है। ये इमेजिनरी लाइन क्या दिखाती है? मार्केट प्राइस को दिखाती है। मार्केट प्राइस यानी 979 बाजार चल रहा है। ये मार्केट प्राइस कौन सी दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में है? दिख रहा है? 980, 970। और इसी के बीच में इमेजिनरी लाइन आपको दिखाई देगी। समझ में आ गया इमेजिनरी लाइन कहां पर है? हाँ। भी दो मार्केट प्राइसेस के बीच में ओएफएसएस लिया 800 8664, 8600 और 8700 के बीच में है, तो उसके बीच में इमेजिनरी लाइन दिखाई दे रही है। हाँ। आया समझ? क्लैरिटी है? यानी हाँ। इमेजिनरी लाइन आपको बाजार के भाव को दिखाएगी। ठीक है? ठीक है। मार्केट प्राइस को इमेजिनरी लाइन दिखाएगी आपको। तो ये इमेजिनरी लाइन जो बाजार के भाव को दिखाएगी, इसी इमेजिनरी लाइन के इर्द गिर्द आप वॉल्यूम्स देखने की कोशिश करें। जैसे अब मैं कंपेयर करवाता हूं, इस इमेजिनरी लाइन के इर्द गिर्द 860 की एक बड़ी वॉल्यूम दिखाई दे रही है, पुट साइड में दिख रही है आपको। हाँ। और कॉल साइड में 309 की एक बड़ी वॉल्यूम दिखाई दे रही है, दिख रही है। हाँ। ये स्टॉक है ओएफएसएस। अब हम लोग क्या करते हैं? ओएफएसएस की जगह किसी दूसरे स्टॉक को ट्राई करते हैं। ठीक है?
ठीक है और दोनों में आप कंपेयर करके बताइएगा किस में वॉल्यूम ज्यादा है। मैं अशोक लेलैंड ले लेता हूं। ठीक है। अब अशोक लेलैंड देखिए, ये अशोक लेलैंड है। हम्म, इसमें इमेजिनरी लाइन के इर्द गिर्द देखिए तो एक तरफ 976 की वॉल्यूम है, एक तरफ 415 की वॉल्यूम है। हाँ और इसमें देखिए 872 और एक तरफ 310। बताइए किस में वॉल्यूम ज्यादा लग रही है? अशोक। अशोक लेलैंड में ज्यादा है इन द कंपेरिजन ऑफ ओएफएसएस। सही है। हाँ और देखते हैं, मैंने एचडीएफसी बैंक ले लिया। अब बताइए कौन सबसे बेहतर है? HDFC। एचडीएफसी। क्यों? क्योंकि कितनी वॉल्यूम दिखाई दे रही है यहाँ पर? 2800। 2000। तो 2800 की वॉल्यूम, हाँ 425 की वॉल्यूम, और कहा 876 और 870। है ना? तो हम हाँ अब जज कर पा रहे हैं कि किसमें वॉल्यूम ज्यादा है। हाँ और जिसमें वॉल्यूम ज्यादा वो स्टॉक ट्रेड करने के लिए बेहतर। सही है, बेटर। इन सबको कंपेयर करिए निफ्टी के साथ। अब देखिए वॉल्यूम निफ्टी बेटर। 11,59,000। हाँ कहा 11 लाख, कहा 2800। कोई कंपैरिजन है क्या? नहीं। अब निफ्टी को कंपेयर करिए बैंक निफ्टी के साथ। देखिए बैंक निफ्टी कितनी वॉल्यूम? कम है निफ्टी के पास। 31,000। हाँ निफ्टी 11 लाख। क्या बेहतर है ट्रेड करने के लिए, निफ्टी या बैंक निफ- निफ्टी? निफ्टी। निफ्टी को ही कंपेयर करिए मिड कैप निफ्टी के साथ। देखिए कितनी वॉल्यूम? अच्छा 4,000 5,000। हम्म, अब बताइए निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर अरे मिड कैप निफ्टी सबसे बेहतर क्या? निफ्टी। उसके बाद क्या? बैंक बैंक निफ्टी और मिड कैप। निफ्टी। हाँ बैंक निफ्टी। बैंक। चलिए अब इसी के साथ मान लीजिए आप कंपेयर करिए फिन निफ्टी को भी, है ना? ठीक है। अब बताइए ये फिन निफ्टी है, फिन निफ्टी वर्सेस मिड कैप निफ्टी बेहतर क्या? एक मिड कैप लगाना है। ये मिड कैप है। मिड कैप बेटर है। मिड कैप बेटर। यानी कि अगर इन चारों को ऑर्डर में लिखें तो सबसे पहले निफ्टी सबसे हाँ बेहतर ट्रेड करने के लिहाज से, उसके बाद बैंक हम्म, निफ्टी, उसके बाद मिड कैप फिन निफ्टी। निफ्टी, और सबसे खराब फिन निफ्टी। फिन निफ्टी क्योंकि फिन निफ्टी में सबसे कम वॉल्यूम कम वॉल्यूम है। है। समझ? हाँ जी। वॉल्यूम वाइज कैसे कंपेयर करते हैं? हाँ समझ आया। कितना किसी चीज के प्रति किसी चीज के पीछे रिसर्च करना चाहिए हमको, कितना ट्रेड करने के लिए पागल होना चाहिए हमको, है ना? अब कोई यस। अगर आपको, आज आपने बेसिक सीख लिया, अगर कोई अगर आपको बोले मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करो तो आप उसको क्या बोलेंगे? नहीं। बेटर कि मैं मैं निफ्टी में ट्रेड करूं, निफ्टी में ट्रेड करूँ। हाँ, रेदर देन मैं मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करने जाऊं, है ना? कोई हाँ आपको जी। बोले कि एचडीएफसी लाइफ और जाइडस में से एक ट्रेड चुनो, कोई एक में ट्रेड करना है, तो किसको चुनेंगे आप? HDFC। एचडीएफसी। क्यों? क्योंकि वहां पर वॉल्यूम बेहतर। वॉल्यूम ज्यादा है। तो अब आप कंपेयर कर पा रही हैं कि कौन सा हाँ ट्रेड आपके लिए बेहतर हो सकता है, कौन सा ट्रेड आपके लिए खराब हो बेकार। सकता है। मान लीजिए दो में सिमिलर ट्रेड मिल रहा है, मान लीजिए मैं निफ्टी भी है और बैंक निफ्टी भी है, दोनों अपने सिमिलर ट्रेड पर, मान लीजिए मैं एक टर्म ले रहा हूं, आगे चल के इसको आपको सिखाऊंगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर खड़ी है दोनों, और दोनों में आपको खरीदारी का मौका मिल रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, किसको खरीदना पसंद करेंगी? निफ्टी। निफ्टी को। क्यों? क्योंकि वहां वॉल्यूम्स बेहतर है, वॉल्यूम ज्यादा है। बाजार बड़ा है। आया समझ? हाँ जी। आज जितनी चीजें मैंने आपको सिखाई समझाई वो उसमें क्लैरिटी है? हाँ जी। उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को क्लैरिटी होगी। सिमरन जी आपकी अभी तक की लर्निंग, आपका मैं मान के चलता हूं कि ये डे 2 है, दूसरा दिन ही है ना? हाँ तो अभी तक की लर्निंग कैसी है? काफी सही। समझ आ रही है चीजें? हाँ जी। 7 दिन का हमारा चैलेंज है, मैं 5 दिन आपको और सिखाऊंगा। ठीक है। उसके बाद आपको मैं प्रैक्टिकल मार्केट, लाइव मार्केट में आपका एग्जाम लूंगा। अगर आपने बेहतर किया, बेहतर बताया, सब कुछ किया, मैं कुछ पूछूंगा नहीं, एग्जाम तो मार्केट ही लेगा, तो हम ठीक आपको है। कम्युनिटी मेंबरशिप एब्सोल्युटली फ्री देंगे। ठीक है? उसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो बाकी लोग, जो लोग यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिखें कि उनको भी 1 to 1 मेरे साथ सीखना है 7 डेज चैलेंज में, तो अगला नंबर आपका हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, आपके रिलेटेड कोई सवाल हो तो पूछें कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए जो एक्चुअल में स्टॉक मार्केट को एकदम जीरो से सीखना चाहते हैं। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।